सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसूची के दोष के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, चैनल बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है, इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं अनुसूची के दोष के विषय में। फ्रेंड्स, अनुसूची के दोष ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी चीज़ का कुछ गुण होता है, उससे कुछ लाभ मिलता है, तो उसके कुछ दोष भी होते हैं, हमें उसके कारण कुछ हानि का भी सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही अनुसूची में अगर कुछ गुण पाए जाते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। जैसे कि इस प्रविधि में पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता खुद सूचनादाता के पास जाता है या फिर अपने कार्यकर्ताओं को सूचनादाता के पास भेजता है सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। तो यहाँ पर इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि अनुसंधानकर्ता सूचनादाता की सामाजिक, आर्थिक या फिर पारिवारिक स्थिति से प्रभावित हो जाए और कुछ सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करे। यदि ऐसा हुआ तो इसका सीधा प्रभाव शोध कार्य पर पड़ता है। न केवल इतना, बल्कि इस प्रविधि का एक सबसे बड़ा दोष यह भी है कि इस प्रविधि में सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर सूचनादाता अलग अलग प्रकार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले होते हैं। उनकी शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी अंतर होता है। तो इसलिए अनुसूची में सम्मिलित किए जाने वाले सार्वभौमिक प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जो कि सभी सूचनादाता के लिए एक समान हो, इन प्रश्नों का निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे में ये संभव हो सकता है कि अलग अलग सूचनादाता एक ही प्रश्न का मतलब अलग अलग समझें। इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हर एक इंसान का अपना एक अलग नज़रिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो व्यक्तियों के सामने पानी से भरा हुआ ग्लास रख दिया जाए जो कि आधा खाली हो, तो ऐसे में एक व्यक्ति जब उस ग्लास को देखेगा तो वो कहेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, लेकिन वहीं अगर दूसरा व्यक्ति देखेगा तो वो ये कहेगा कि ग्लास आधा खाली है। इसमें दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि यहाँ पर फ़र्क नज़रिए का है। तो ठीक वैसे ही अलग अलग जगह पर निवास करने वाले अलग अलग सूचनादाता, जिनके शिक्षा का स्तर भी हो सकता है कि अलग अलग हो, वो किसी एक प्रश्न का अर्थ एक ही जैसा लगाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में एक जैसा ही सोचेंगे, ये कहना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। यही कारण है कि इस प्रविधि में सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। न केवल इतना, बल्कि अनुसूची में सूचनादाताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की समस्या भी बनी रहती है, क्योंकि इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास जाकर उनसे मिलकर सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास जाए और सूचनादाता उस समय उस जगह पर उपस्थित ना हो, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का वहां पर जाना निरर्थक हो जाता है और अनुसंधानकर्ता को दोबारा से सूचनादाता के पास जाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि सूचनादाता सूचनाएं देने से ही इनकार कर देता है। अनुसंधानकर्ता के बार बार जाने पर भी सूचनादाता सूचनाएं देने के लिए तैयार नहीं होता। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में अनुसंधानकर्ता का न केवल समय नष्ट होता है और धन व्यय होता है, बल्कि उसे सूचनाएं भी नहीं मिल पाती। इस प्रविधि में ज़्यादातर अनुसंधानकर्ता को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है।
न केवल इतना बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुसूची मतलब इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता को सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए सूचनादाता के पास जाना पड़ता है और उनसे मिलकर सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है। ऐसे में कभी अनुसंधानकर्ता खुद जाता है और अगर खुद नहीं जाता है तो अपनी जगह पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजता है। अनुसंधानकर्ता जिन भी कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए चुनता है उन्हें वो प्रशिक्षित भी करता है। सामान्य तौर पर तो अनुसंधानकर्ता को कुशल कार्यकर्ता मिलते ही नहीं हैं और अगर मिल भी जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि वे बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बात को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कुछ काम करवाना है जिसके लिए आपको कुछ लोगों की मदद चाहिए और आपने उन लोगों को बुलाया भी मदद करने के लिए, लेकिन क्या हो अगर उन्हें वो काम आता ही ना हो जिस काम को आपको उनसे करवाना है, या फिर अगर वो काम कर भी रहे हैं तो बीच में ही काम छोड़कर चले जाएं। इसमें किसका नुकसान होगा? नुकसान आपका ही होगा, आपको ही दिक्कतों का सामना करना होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर अनुसंधानकर्ता के साथ भी होता है। अनुसंधानकर्ता जिन कार्यकर्ताओं को हायर करता है कई बार उन्हें काम नहीं आता है, वो उन्हें काम भी सिखाता है, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि वो बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब काम को पूरा किए बिना ही चले जाते हैं, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी तथ्यों से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रविधि में दोष तो है, लेकिन इसके जो भी दोष हैं, कुछ दोष तो इसके निर्माण से संबंधित हैं और कुछ दोष प्रयोग करने वाले अन्वेषणकर्ता से संबंधित हैं। अगर इसका निर्माण ठीक प्रकार से किया जाए और इसके साथ ही पहले इसका पूर्व परीक्षण कर लिया जाए तो फिर संपर्क ठीक प्रकार से स्थापित करके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसके दोष काफ़ी सीमा तक दूर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अनुसूची के दोष के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है और चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर करिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूची और प्रश्नावली के बीच पाए जाने वाले अंतर के विषय में जानेंगे, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।